मेरे भाई की 8 साल की बेटी 3 रोज से लापता थी। हर जगह ढूंढ कर थक चुके थे। हमारे एक रिश्तेदार जिनकी उम्र 45 साल थी और इनकी बीवी को फौत हुए 12 साल गुजर चुके थे, वो हर रोज बच्ची का पता करने घर आ रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी करीबी रिश्तेदार के मुलव्वस होने का शक जाहिर किया और रहमत अंकल को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। अगले ही शाम हम पर ये खबर क़यामत खेज बनकर टूट गई कि ये जो लोग रिश्तों से दूर दूर रहते हैं, वो अक्सर दिल ही दिल में उदास रहते हैं। कोई बहन शादी के बाद मेके से बहुत दूर जा बसती है, तो कोई भाई परदेश में जाके ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मेके की गलियां सुनसान हो जाती हैं, ससुराल के रास्ते तवील लगने लगते हैं, मेल जोल कम हो जाता है और एक दूसरे की खुशियों गमों में शामिल होना मुश्किल हो जाता है। मगर हमारी फैमिली इस मामले में बहुत खुशकिस्मत थी। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे और ये कुर्बत हमारे दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती थी। मेरे भाई का घर इसी मोहल्ले में था, मेरा अपना घर भी वहीं था। मेरी बड़ी बहन का घर भी ज़्यादा फासले पर नहीं था और हमारे अम्मी अब्बू जो छोटे भाई के साथ रहते थे, वो भी इसी मोहल्ले के एक कोने में रहते थे। इसी तरह हम सब के दरमियान ना कोई लंबा फासला था, न मुलाकात में रुकावट थी। हमारा रोज़ का मामूल ऐसा था कि किसी न किसी घर में एक दूसरे की आमदोरफ्त लगी रहती थी। कभी शाम की चाय इकट्ठे पीते, कभी किसी के हाथ खाने में मदद के लिए बढ़ जाता, कभी बच्चों के शोर से गली गूंजती तो कभी रात गए तक सहन में बातें चलती रहती। हमारा एक दूसरे से यूं करीब होना एक नेमत थी और शायद इसीलिए हमें कभी भी एक दूसरे की कमी का एहसास नहीं हुआ था। हमारे बड़े भाई अलग रहते थे, मगर वो भी ज़्यादा दूर नहीं थे। वो अपनी मर्जी और बीवी की खुशी के मुताबिक रहाइश इख्तियार किए हुए थे और अम्मी अब्बू को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो अक्सर कहते कि जहाँ खुश रहो वहीं रहना बेहतर है। मेरा नाम कोमल है, मैं भी शादीशुदा थी और अल्लाह ने मुझे एक बेटे की नेमत दी थी। हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर बेटे ही पैदा हुए थे। सिर्फ बड़े भाई की एक बेटी थी जो इस वक्त 8 साल की थी। इसका नाम लाइबा था। वो ख़ानदान की इकलौती बेटी थी, इसीलिए सबकी आंखों का तारा थी। इसकी मासूम सी मुस्कुराहट हर किसी के दिल को भा जाती और इसके नखरे भी सब ही खुशी खुशी बर्दाश्त करते। हमारे कुछ और रिश्तेदार भी इसी मोहल्ले में रहते थे, इसीलिए आना जाना बहुत था। 2 दिन पहले ही हम सब बड़े भाई के घर दावत खा के वापस आए थे। वहाँ हंसी खुशी माहौल था, बच्चे खेल रहे थे और बड़े बातों में मसरूफ़ थे। किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि 2 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको हिला देगा। इस सुबह मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थी कि अचानक भाभी की कॉल आई। फ़ोन उठाते ही इनकी रोने की आवाज़ ने मेरा दिल दहला दिया। वो मुसलसल रोई जा रही थी, मगर बोल कुछ नहीं पा रही थी। फिर अचानक कॉल कट गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या हो सकता है। अभी तो 2 दिन पहले हम इनके घर गए थे, सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी गुजर रहा था। फिर अचानक से क्या हो गया। मैंने फ़ौरन भाई का नंबर मिलाया, मगर वो मुसलसल मसरूफ़ जा रहा था। शोहर ने मेरी परेशानी देखी तो कहा कि क्यों परेशान हो रही हो, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने आगे से कहा कि हाँ बेहतर है, क्योंकि मेरा दिल बैठा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं से दफ्तर चला जाऊँगा, तुम भाभी से मिल लेना और अगर कोई मसला हुआ तो फ़ौरन मुझे बता देना। मैंने बेटे को गोद उठाया और जल्दी से तैयार हुई। शोहर ने मोटरसाइकिल निकाली और हम सीधा भाई की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैं यही सोचती रही कि आखिर भाभी क्यों रो रही थी। घर के करीब पहुंचकर शोहर ने कहा कि मैं तुम्हें दरवाजे पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर गया तो तुम्हारे भाई भाभी चाय पिलाए बगैर नहीं जाने देंगे और मेरा दफ्तर पहले ही देर से हो रहा है। मैंने सर हिलाकर कहा ठीक है, आप चले जाएं और मैं दरवाजे पर रुक गई। दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। भाभी सोफे पर नीम बेहोश पड़ी थी, भाई इनके हाथ पांव सहला रहे थे और चेहरे पर बेपनाह परेशानी थी। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर कहा, ये क्या हुआ है। भाई ने मेरी तरफ देखा कर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई हो, और फिर डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लगे। मैंने भाभी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो हल्का सा आंखें खोलकर बोली, लाइबा लाइबा, और फिर से बेहोश हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। लाइबा कहाँ है, क्या हुआ इसके साथ। जिस सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था
भाई फ़ोन पर डॉक्टर को सूरत हाल समझा रहे थे और मैं भाभी को संभालने की कोशिश कर रही थी। इनका माथा पसीने से तर था, सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही थी। कमरे में एक अजीब सी घबराहट का माहौल था। मैंने जल्दी से पानी का गिलास भरकर इनके होंठों से लगाया, मगर वो कुछ न पी सकी। मैं बार बार इनका नाम पुकारती रही, मगर वो खामोश थी। इसी दौरान भाई ने फ़ोन बंद किया और कहा कि डॉक्टर रास्ते में है। फिर मेरे पास आकर आहिस्ता से बोले कि लाइबा सुबह से घर पर नहीं है। हमने हर जगह देख लिया, मगर वो नहीं मिली। ये सुनकर मेरी टांगों से जैसे ज़मीन निकल गई। दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। कमरे की हर दीवार जैसे मुझ पर सिमट आई थी। भाभी का रोना अब समझ में आ रहा था, मगर ये सुनकर कि वो सुबह से गायब है, मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, भाई कहीं वो मोहल्ले में ही खेल रही हो। लेकिन भाई ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मैंने हर गली हर घर देख लिया, कोई खबर नहीं। डॉक्टर आ गया, इसने भाभी को देखा, दवाई दी और कहा कि इन्हें आराम की ज़रूरत है और ज़्यादा फिक्र न करे। मगर वो खुद भी महसूस कर रहा था कि मसला संगीन है। भाई के चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो कितना परेशान है। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि अल्लाह खैर करे, लाइबा जहाँ भी हो महफूज हो। ये लम्हा ऐसा था कि मेरी अपनी सोचने समझने की सलाहियत जैसे ख़त्म हो गई थी। मैं बस भाभी का हाथ थामे बैठी थी और इनकी नम आंखों में वो खालीपन देख रही थी जो सिर्फ एक माँ के दिल की बेकरारी में आ सकता है। भाई एक लम्हा बैठते और दूसरे में उठकर दरवाजे की तरफ देखते, जैसे अगले ही पल लाइबा दौड़ती हुई आ जाएगी। मगर दरवाज़ा खामोश था और हवा भी जैसे रुक गई थी। मैंने भाई से हिम्मत करके पूछा कि असल बात क्या है और क्यों सब इतने परेशान हैं। तो भाई ने गहरी सांस में कहा कि लाइबा सुबह कह रही थी कि वो अपनी एक दोस्त के घर जा रही है। इसने बताया कि किताब लेनी है और 5 मिनट में वापस आ जाएगी। इसकी दोस्त इसी गली में रहती है जहाँ हमारा घर है, इसीलिए किसी को फिक्र भी नहीं हुई, क्योंकि वो अक्सर अपनी दोस्त के घर आती जाती रहती थी। मगर मसला तब शुरू हुआ जब 5 मिनट की बजाय 1 घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे और अब 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैंने फ़ौरन पूछा कि तुमने इसकी दोस्त से बात की? तो भाई ने कहा हाँ। मैं फ़ौरन गया और इसकी दोस्त से पूछा तो वो कहने लगी कि लाइबा तो यहाँ से इसी वक्त चली गई थी। मैंने इसे दरवाजे से ही किताब पकड़ा दी थी और वो जल्दी में थी। इसने कहा कि मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ, इसीलिए अंदर नहीं आई। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा दिल कांपने लगा, क्योंकि ये वो खबर थी जो हम सब के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आजकल का ज़माना कितना ख़राब है। हमारे इस इलाके में बच्चों के अगवा की खबरें आम थी। कई बार सुनने को मिला था कि कोई बच्चा घर के सामने खेलते खेलते गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया था। ये ख्याल आते ही मेरे जिस्म में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और सोचा कि भाभी पर क्या गुजर रही होगी। ये सोचना भी मुश्किल था। वो माँ थी और माँ का दिल तो औलाद के लिए धड़कता है। यही वजह थी कि वो होश में नहीं आ पा रही थी। भाई ने इनको अंदर वाले कमरे में लिटा दिया था ताकि शोर शराबे से दूर रहें। डॉक्टर भी आ गया था। इसने भाभी का मुआयना किया, दवा दी और कहा, आप इनको तसल्ली दें, इनके दिल को मजबूत रखें और अगर कोई बुरी खबर मिले तो इनको ना बताएं, वरना इनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। डॉक्टर के अल्फाज सुनकर मुझे मज़ीद खौफ महसूस हुआ, क्योंकि ये साफ ज़ाहिर था कि मामला वाकई संगीन था। अब लाइबा की तलाश तेज़ हो गई थी। हर गली हर दरवाज़ा छान मारा गया, मगर कहीं कोई निशानी नहीं मिली। किसी ने कहा कि मैंने एक बच्ची को गली के कोने पर अकेले खड़े देखा था, मगर वो यकीन से नहीं कह सके कि वो लाइबा ही थी। कोई कहता मैंने एक गाड़ी को गली में आते देखा था जो फिर अचानक वापस मुड़ गई थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। किसी को कुछ ठीक तरह से याद नहीं था और हर घंटा गुजरता जा रहा था। मेरी सोच बार बार 2 दिन पहले की दावत में वापस चली जाती, जहाँ सब हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और लाइबा सबके बीच चहक रही थी। इस वक्त किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी मुसीबत हमारे घर पर नाज़िल होगी। अम्मी अबू भी खबर सुनकर फ़ौरन आ गए। इनके चेहरों पर खौफ और फिक्र झलक रही थी। बड़ी बहन भी बच्चों को साथ लेकर आ गई। छोटा भाई भी भागता हुआ आया।
सब एक दूसरे को हौसला देने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी के चेहरे पर इत्मीनान न था। हर कोई अंदर ही अंदर डरा हुआ था। इस मुश्किल घड़ी में एक सबसे करीबी और सबसे मुखलिस रिश्तेदार भी आ गए। ये हमारे अब्बू के कज़न थे और हम सब इन्हें अंकल रहमत कहते थे। इनके नाम की तरह वो वाकई हम सब के लिए रहमत ही थे। जब कभी घर में कोई मुश्किल आती तो सबसे पहले मदद को वही पहुंचते थे। अगर पैसों की ज़रूरत होती तो बगैर किसी सवाल के कर्ज दे देते थे। वो बहुत अमीर थे। इनका कारोबार कामयाबी से चल रहा था, मगर दौलत के साथ साथ इनके दिल में भी एक ख़ास नरमी और मोहब्बत थी। इनकी बीवी भी बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन वो इस दुनिया से 12 साल पहले रुखसत हो गई थी। बीवी के इंतकाल के बाद सब ने इन्हें मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि इनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि अब मेरा दिल नहीं चाहता और मैं अपनी ज़िंदगी इन्हीं यादों में गुजार लूँगा। शायद इसी वजह से वो हम सबको ही अपने बच्चे समझते थे और हमारे साथ खुशियाँ भी बांटते थे और दुख में भी साथ खड़े रहते थे। लेकिन लाइबा से इनकी मोहब्बत सबसे अलग और सबसे गहरी थी। वो इसकी पैदाइश से ही इस पर जान छिड़कने लगे थे। ईद हो या कोई और त्यौहार, लाइबा के लिए वो ख़ास तोहफ़ा ज़रूर लाते और अक्सर शाम के वक्त वो अपने घर के बाहर खड़े होकर लाइबा को बुला लेते। कभी इसको आइसक्रीम खिलाते, कभी इसके लिए रंग बिरंगी पेंसिलें लाते। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लाइबा के माँ बाप के बाद अगर इसकी गुमशुदगी का सबसे ज़्यादा सदमा किसी को हो सकता था तो वो अंकल रहमत ही थे। इनके चेहरे पर भी इस वक्त गहरी संजीदगी थी। वो बार बार भाई को तसल्ली दे रहे थे, मगर आंखों की नमी छुप नहीं रही थी, जैसे वो दिल ही दिल में दुआ कर रहे हों कि लाइबा सही सलामत वापस आ जाए और ये सब एक बुरा ख्वाब साबित हो। दिल में एक के बाद एक बुरे ख्याल आ रहे थे और हर ख्याल पहले से ज़्यादा खौफनाक था। सोचती थी पता नहीं लाइबा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, किसके साथ होगी, ज़िंदा भी होगी या नहीं, और अगर ज़िंदा होगी तो क्या कर रही होगी। ये सोचते सोचते आंखों के सामने अजीब अजीब मंजर आ जाते और दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती जैसे अभी सीना फाड़ देगी। सुबह का वक्त कब दोपहर में बदला और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। दिन के गुजरने के साथ साथ उम्मीद कमज़ोर पड़ती जा रही थी और खौफ बढ़ता जा रहा था। जब 24 घंटे पूरे गुजर गए तो पुलिस वालों ने बाकायदा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस वक्त तक वो लोग खुद भी अलर्ट हो गए थे और उन्होंने कहा कि अब हम भी पूरी कोशिश से तलाश करेंगे। हमने भी सोच लिया कि अब कोई भी कसर नहीं छोड़नी। पुलिस के साथ साथ हम सब अपने अपने तौर पर भी ढूंढने लगे। इस वक्त हमारे इलाके का एएसआई बिलाल नाम का एक इंस्पेक्टर था, जो अपने फ़र्ज़ का पक्का और ईमानदार माना जाता था। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो रुश्वत के सख्त खिलाफ था, शक्ल से भी पुरकशिश और बावकार था और दिल का भी साफ था। इसके आने से हमारे इलाके में काफ़ी बेहतरी आई थी। लोग कहते थे कि जराइम कम हो गए हैं और गली मोहल्लों में पहले की निस्बत ज़्यादा अमन है। लेकिन ये सब सुनकर हैरत होती थी कि फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि लाइबा जैसी बच्ची अचानक गायब हो गई। बिलाल इंस्पेक्टर ने बड़ी संजीदगी से कहा, आप लोग फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग अपने तौर पर तलाश जारी रखें, हम भी अपनी तरफ से सब मुमकिन इक़दाम करेंगे। मैंने लाइबा की एक तस्वीर ली, इसकी उम्र नोट की और ये भी लिखा कि इस वक्त वो किस रंग के कपड़े पहने हुए थी। लाइबा के बारे में हर मुमकिन तफसील पुलिस को दे दी गई ताकि किसी को कहीं कोई सुराग मिले तो फ़ौरन इतला दी जा सके। इधर भाभी की हालत बिल्कुल संभल नहीं रही थी। वो हर वक्त बेटी का नाम पुकारती और कभी अचानक खामोश हो जाती, कभी ज़ारो कतार रोती। इनकी तो ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता था वो बेटी, जिसको ना सिर्फ प्यार बल्कि बेहद लाड मिला था। भाई भी शदीद परेशान थे, मगर इसने अपने हवास काबू में रखे हुए थे, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार देता तो फिर भाभी को कौन सहारा देता और बाकी घर वालों का क्या होता। मैंने अपने शोहर को इस सूरत हाल से सुबह ही आगाह कर दिया था। वो दफ्तर से फ़ौरन वापस आ गया और सुबह से हमारे साथ लगा रहा। वो भी समझता था कि ये वक्त ऐसा है जब सबको एक दूसरे का सहारा बनना है। शाम को इसने कहा कि तुम अपनी भाभी के साथ यहीं रहो और बेटे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ।
ताकि तुम पूरी तवज्जो भाभी को दे सको। मैंने बेटे को इसके साथ भेज दिया क्योंकि जाहिर है बच्चों के सामने ये माहौल भी मुनासिब नहीं था, और साथ ही साथ मैं भी ज़्यादा सुकून से भाभी के पास रह सकती थी। 3 दिन गुजर गए और लाइबा का कोई पता न चल सका। हर दिन जैसे एक सदी के बराबर लग रहा था। हर घंटा एक अजियत में बदल गया था। रहमत अंकल तकरीबन रोज़ आते, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। इनके चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें थी। वो आते, बैठते, दवाई करते और कभी कभी खामोशी से आंखों से आंसू बहा लेते। वो बार बार कहते कि लाइबा मुझे अपनी पोती की तरह अजीज़ है। मैंने अपने कुछ जानने वालों से भी कहा है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंकल रहमत 2-3 घंटे बैठकर हालात के बारे में पूछते और फिर दुआ देकर चले जाते, मगर इनके जाने के बाद कमरे में और भी खामोशी छा जाती, जैसे उम्मीद का एक चिराग इनके साथ दरवाजे से ही बाहर निकल गया हो। और इन दिनों में हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा नज़र आता था कि लाइबा कहाँ है और कैसी है, मगर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मोहल्ले के लोग भी हमदर्दी के साथ आते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के कदम कम होने लगे थे। सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चंद मुखलिस दोस्त ही बाकी रह गए थे, जो हर दिन हमारे साथ खड़े थे। और हम सब के दिल एक ही दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह लाइबा को जहाँ भी है सही सलामत वापस ले आए। अगले दिन सुबह के वक्त एएसआई बिलाल ने पैगाम भेजा कि घर के तमाम मर्द अफराद को थाने या करीब के पुलिस पॉइंट पर बुलाया जाए, क्योंकि इसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पैगाम के बाद भाई ने फ़ौरन अपने दफ्तर से छुट्टी ली। मेरा शोहर भी घर से निकला और दूसरा भाई भी फ़ौरन तैयार होकर चला गया। हम सब सोच रहे थे कि शायद कोई नया सुराग मिला है या किसी ने लाइबा को कहीं देखा है, मगर दिल के एक कोने में डर ये भी था कि कहीं कोई बुरी खबर ही ना हो। घर में औरतें और बच्चे सहमे बैठे थे। मैं भाभी के पास बैठी थी और इन्हें हौसला देने की कोशिश कर रही थी, मगर इनकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे वो इंतज़ार कर रही हों कि अभी मर्द वापस आएंगे और कहेंगे कि लाइबा मिल गई है। वक्त आस्ता आस्ता गुजर रहा था, मगर हर लम्हा एक सदी की तरह लग रहा था। 3 घंटे बाद भाई और मेरा शोहर और दूसरा भाई वापस आए। इनके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी और परेशानी थी, जैसे कोई ऐसी बात सुन ली हो जिसे समझने और कबूल करने में वक्त लग रहा हो। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ, कोई पता चला? तो भाई ने कहा कि बिलाल ने कुछ ऐसी बात की है जिसने हमें हैरान कर दिया है। हम सब ने सोचा था कि शायद वो किसी अजनबी या बाहर के शख्स पर शक करेगा, मगर इसने कहा है कि ऐसा लगता है इस मामले में कोई करीबी रिश्तेदार मुलव्वस हो सकता है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौरन कहा कि ये कैसे मुमकिन है? हमारा ख़ानदान तो एक दूसरे के लिए जान देने वाला है। हमारे रिश्ते मोहब्बत और एतमाद से जुड़े हैं, और हम में से कोई भी ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकता। भाई ने बताया कि पुलिस वाले ने हमें साफ कहा है कि मैंने ये बात भला वजह नहीं की, बल्कि कुछ फेस रीडिंग और रवैये देखकर अंदाज़ा हुआ है कि ऐसा लगता है कोई ऐसा है जो घर के हालात और लाइबा की आदतों से बाखूबी वाकिफ़ है। इसने कहा कि आप लोग अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, ये देखें कि कौन गैर मामूली रवैया इख्तियार कर रहा है, कौन अचानक ज़्यादा खामोश है या किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा है, और ख़ास तौर पर ये देखें कि कोई करीबी रिश्तेदार अचानक कहीं दूर जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि अमूमन यही लोग पकड़ से बचने के लिए जल्दी में घर या शहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सब ने बिलाल से कहा कि हमें अपने ख़ानदान पर पूरा यकीन है और हम में से ऐसा कोई नहीं, मगर इसने कहा कि अक्सर जिस पर सबसे कम शक होता है वही असल में मुलव्वस निकलता है, क्योंकि वो अपने एतमाद और तलकात का फ़ायदा उठाकर सबकी आंखों में धूल झोंक देता है। आप लोग खुद सोचें और गौर करें कि कौन ऐसा है जिस पर आप सबका एतमाद बहुत ज़्यादा है, मगर इसके पास मौका और वक्त भी मौजूद था कि वो ये काम कर सके। जब भाई ने ये सारी बात घरा कर सुनाई तो हम सब हैरान रह गए। एक लम्हे के लिए किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अब सोचा कहाँ से जाए और किस पर शक किया जाए। मेरा दिल जैसे पत्थर बन गया था। दिमाग बार बार ये सोचता
کہ کہیں یہ شخص کسی بے گناہ پر نہ آ جائے، مگر پھر ذہن میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ ہم سب نے بیٹھ کر ایک ایک فرد کے بارے میں سوچا، ہر کسی کی معمول جات کیے، کس وقت کون کہاں تھا، کس نے کیا بات کی تھی، مگر جتنا زیادہ سوچتے اتنا ہی معاملہ الجھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہمیں کسی پر شک نہیں ہو رہا تھا۔ ہر چہرہ ہمیں اپنائیت سے بھرا لگتا تھا اور ہر رویہ مخلص نظر آتا تھا۔ رات تک ہم اسی بحث اور سوچ میں رہے۔ کبھی کسی کا نام ذہن میں آتا تو فوراً جھٹک دیتے کہ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کبھی سوچتے کہ شاید پولیس والے کا اندازہ غلط ہو، مگر پھر بلال کے سنجیدہ لہجے اور اس کے تجربے کا خیال آتا تو دل کہتا کہ شاید وہ کچھ دیکھ چکا ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ کیفیت ایسی تھی جیسے ہم ایک اندھیری گلی میں کھڑے ہوں اور روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہ آ رہی ہو۔ جب پولیس نے کہا کہ شام کو رحمت انکل کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے، تو ہم سب کے دل پر ایک چوٹ سی لگی، جیسے کسی نے ہماری عزت پر حملہ کر دیا ہو۔ رحمت انکل ہمارے لیے صرف ایک بزرگ نہیں تھے، بلکہ وہ ہمارے باپ کی جگہ تھے، جنہوں نے ہمیشہ ہر دکھ میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ وہ شخص تھے جن کے گھر میں کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی گئی تھی، جن کا احترام ہمارے خون میں شامل تھا۔ لائبہ کے لیے ان کی محبت سب سے بڑھ کر تھی، اور ہمیں تو سوچنا بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ کبھی اس کے ساتھ برا کر سکتے ہیں۔ برا کرنا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن پولیس کے سامنے ہم مجبور تھے، کیونکہ یہ تفتیش کا تقاضا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس وقت ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا جس سے شک ہم پر آ جاتا۔ ہم جانتے تھے کہ پولیس کا کام سب پر نظر ڈالنا ہے اور ہر ممکن پہلو کو دیکھنا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خیال بار بار چبھتا کہ کیا وہ شخص جس نے 12 سال سے اپنی تنہائی صرف ہم لوگوں کو بیٹیاں بیٹے سمجھ کر کاٹی، وہ شخص جس کی زندگی کا سکون اور خوشی لائبہ کے کہکوں سے جڑی تھی، وہ اس صف میں لا کھڑا کیا جائے گا جہاں مجرموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ گھر میں ایک بوجھل سی خاموشی پھیل گئی، جیسے ہر دیوار سن رہی ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ سب کے چہرے اتنے بجھے ہوئے تھے جیسے سب نے ایک ساتھ کوئی قیمتی چیز کھو دی ہو۔ بھائی خاموش بیٹھا زمین کو گھور رہا تھا، میرا شوہر بھی سر جھکائے سوچوں میں گم تھا۔ دوسرا بھائی بار بار دروازے کی طرف دیکھتا جیسے یہ خبر واپس لوٹ جائے۔ بھابھی تو پہلے ہی بھائی بیٹی کے غم میں نڈھال تھے۔ یہ سن کر ان کا چہرہ اور زرد ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک دکھ بھی تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ دنیا کہاں تک گر سکتی ہے۔ وقت جیسے رک گیا تھا اور شام تک کا ہر لمحہ ایک بوجھ کی طرح ہم پر گزر رہا تھا۔ ہم سب جانتے تھے کہ رحمت انکل آئیں گے تو ان کی آنکھوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے بھی مجھ پر شک کیا، اور یہ خیال ہی ہمارے برداشت سے باہر تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ بلال بہت اچھے طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری انفارمیشن اور طریقہ کار صحیح رہا تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ لائبہ کہاں ہے۔ لیکن ہمارے لیے سوال یہ تھا کہ کیا وہ زندہ ہوگی یا نہیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ایسے کیسز میں زندہ لڑکی کا مل جانا بہت ہی ناجائز ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے تلاش کرنا ہے اور اسے ہم تلاش ضرور کریں گے، چاہے تو زندہ حالت میں چاہے تو نہیں۔ ان کے لیے یہ لفظ بولنا آسان تھا، ان کا شاید ان کا یہ کام تھا، لیکن ہمارے لیے یہ سوچنا بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پر ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ اصلی قیامت آئے گی تو کیسی ہوگی۔ وہی ہوا جس کا ہمیں سب سے زیادہ ڈر تھا۔ جب رحمت انکل کو اس معاملے میں شامل کیا گیا تو ان کا رد عمل ہمارے لیے چونکانے والا تھا۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ وہ شفقت اور نرمی جو ہمیشہ ان کے چہرے پر دیکھی تھی، جیسے لمحوں میں غائب ہو گئے۔ ان کے ماتھے پر عجیب سی شکنیں ابھر آئیں، آنکھوں میں ایک سختی آ گئی اور لہجہ بھی بدل گیا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تفتیش میں کسی کو شامل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قصوروار ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس وقت سب پریشان تھے، اور کسی کا رویہ ذرا سا بھی بدلا ہوا محسوس ہوتا تو شک بڑھ جاتا۔ میرے شوہر کو بھی اس تفتیش میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ پورے حوصلے اور سکون کے ساتھ سوالوں کے جواب دے رہا تھا، حالانکہ وہ بھی اسی خاندان کا قریبی فرد تھا، لیکن اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ برا منانے کا کوئی اشارہ۔
मगर रहमत अंकल का मामला अलग था। इनका रवैया पहले जैसा नहीं रहा था और ये तब्दीली हमारे दिल में अजीब सा खटका पैदा कर रही थी। फिर बिलाल इंस्पेक्टर ने कहा कि 2 दिन में वो सब वाज़ह कर देगा कि असल हकीकत क्या है। हमने इंतज़ार किया और 2 दिन बाद एक बार फिर घर के तमाम मर्दों को बुलाया गया। इस बार बिलाल ने जो बात की बताई वो सुनकर हम सब जैसे पत्थर के मुजस्मे बन गए। इसने कहा कि आपकी बेटी इस वक्त रहमत अंकल के घर पर है। हमने पिछले चंद दिन से इनके घर के बाहर एक एहलकार को निगरानी के लिए बिठा रखा था। इस दौरान हमने देखा कि वो रात के वक्त खामोशी से घर से निकलते और कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें लेकर वापस आते जो इनको बीमारी के बायस खानी नहीं चाहिए थी। इसके अलावा साथ वाले घर वालों ने भी इतला दी कि इनकी घर से अक्सर रात के वक्त किसी चीज़ के गिरने और टूटने फूटने की आवाज़ें आती हैं। बिलाल ने कहा कि हमारे पास अब सर्च वारंट मौजूद है और हम फौरी छापा मारेंगे। आप लोग यहीं रहकर इंतज़ार करें। ये सुनकर सबके दिल धक धक करने लगे। हमारे लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी। हम सब के ज़हन में एक ही सवाल था कि अगर ये बात सच निकली तो हम किस पर भरोसा करेंगे? इस शख्स पर जो बरसों से हमारे ख़ानदान का हिस्सा जैसा था और जिसने हर मुश्किल में साथ दिया। पुलिस अपनी टीम के साथ निकली और कुछ ही देर बाद में खबर आई कि छापे में लाइबा रहमत अंकल के घर से ही मिल गई है। वो छोटे से बाथरूम में कैद थी। इसकी हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। कपड़े मिट्टी और धूल से भरे थे। चेहरे पर थकन और खौफ की गहरी लकीरें थी। आंखें जैसे डर से पथरा गई हों। वो किसी को पहचान तो रही थी लेकिन बोलने की कोशिश के बावजूद अल्फाज इसके हाथ हलक गले में अटक जाते थे। हम सब ये सुनकर कांप उठे। दिलों पर एक नाकाबिले बयान मौजूद बोझ आ गया था। ये सदमा किसी के लिए भी आसान नहीं था कि जिस शख्स को हम बरसों से इज्जत देते आए, जिस पर अंधा एतमाद करते थे, वहीं इस सब के पीछे निकला। पुलिस ने रहमत अंकल को फ़ौरन गिरफ्तार किया और सख्त हिफाजती तहवील में ले लिया। इसके बाद बिलाल ने साफ कहा कि अब इसकी खैर नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पुलिस की तफ्तीश से ये बात सामने आई कि लाइबा जिस वक्त अपने दोस्त के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में रहमत अंकल का घर सबसे पहले आता था। वो इस वक्त बाहर खड़े थे। उन्होंने मौका देखकर इसे अंदर खींच लिया और किसी को खबर तक ना होने दी। लाइबा की जान तो बच गई लेकिन वो गहरी ज़हनी और जज्बाती अजियत में थी। डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ वक्त लगेगा कि वो फिर से नॉर्मल हो सके और इस सदमे से बाहर आ सके। इस वक्त कमरे में हर कोई खामोश था। आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिलों में एक ही एहसास कि दुनिया में कभी कभी सबसे ख़तरनाक चेहरे वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा मेहरबान दिखाई देते हैं। लाइबा की हालत आस्ता आस्ता पहले से बेहतर होने लगी। हम सब ने मिलकर इसे इतनी मोहब्बत दी और इसका इतना ख्याल रखा कि वो धीरे धीरे अपने सदमे से बाहर आना शुरू हो गई। हम हर वक्त इसके आसपास रहते, कभी इसके लिए फूल लाते, कभी कोई पसंदीदा खाना बनाते और कभी इसके साथ बैठकर पुरानी खुशगवार यादें दोहराते ताकि इसके दिल से खौफ की दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगे। इसकी मुस्कुराहट जो कई दिनों से गायब थी वो फिर से लौटने लगी और इसकी आंखों में एक बार फिर ज़िंदगी की रोशनी झलकने लगी। अगले दिन हमने पुलिस वाले बिलाल को कहा कि इस आदमी के साथ कोई रायत ना की जाए और इसे हर हाल में कानून के कटहरे तक पहुंचाया जाए। बिलाल ने पुख्ता लहजे में कहा कि आप इत्मीनान रखें, हमारे लिए मुजरम सिर्फ मुजरम होता है, इसकी उम्र या रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने कहा कि हम इसे हरगिज़ इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो दोबारा किसी और के साथ ऐसा कुछ कर सके। ये सुनकर हमारे दिलों को कुछ सुकून मिला, मगर जो ज़ख्म लग चुका था वो आसानी से भरने वाला नहीं था। हमारे लिए ये वक्त बहुत ही कठिन था, ख़ास तौर पर लाइबा की माँ और बाप के लिए, जिनकी दुनिया लाइबा की खुशियों से जुड़ी थी। इस वाक़े के बाद हम सबको एक कड़वी मगर ज़रूरी हकीकत समझ आ गई कि अपनी औलाद की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन्हें कभी अकेला न छोड़ना चाहिए और ये सोचकर मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए कि ख़तरा सिर्फ बाहर की दुनिया में है, क्योंकि कभी कभी ख़तरा घर की दीवारों के अंदर भी छुपा होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर हाल में अपने बच्चों की हिफाजत करें और इनके इर्द गिर्द हर शख्स पर नज़र रखें ताकि कोई भी इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके।
ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔